नमस्कार, मैं अमित वांद्रे। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। अब देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। कामठी परिसर में नियमों को ताक पर रखकर शराब व्यापारी शराब की बिक्री कर रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि कामठी पुलिस स्टेशन के ठीक सामने जय अम्बे वाइन शॉप बंदी के बावजूद खुलेआम शराब बेचता नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस वाले उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। लॉकडाउन में शराब की होम डिलीवरी की जा सकती है, लेकिन दुकान पर शराब बेचने की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके पुलिस के आंखों के सामने ये अवैध काम हो रहा है, लेकिन हमारी काउंटी पुलिस तमाशा देख रही है या फिर कुछ अच्छे संबंध के चलते शराब बेचने दी जा रही है। चलिए छोड़िए, काउंटी पुलिस के बड़े दिल दिखाने की वजह से कुछ शराबियों को अपनी इच्छा पूरी करने का मौका तो मिला। हम नहीं तो कम से कम शराबी तो पुलिस वालों को दुआ देंगे। नागपुर में पहली बार रेत माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। जोन 5 के डीसीपी नीलोत्पल के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई में 10 ट्रक जब्त किए गए हैं और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई में तकरीबन 1 करोड़ का माल जब्त किया गया है। पहली बार घाटों के ठेकेदार और ट्रक मालकों को भी आरोपी बनाया गया है। कई सालों से रेत माफिया नागपुर के आसपास के नदियों पर बने रेती घाटों से अवैध तरीके से रेत निकालकर शहरों में लाकर बड़े दामों पर बेच देते थे। रेत माफिया के हौसले बुलंद है। वह किसी भी अधिकारी जो रेत तस्करी की जांच करे या कार्रवाई करने जाए, उन्हें मार देते थे। ऐसे कई मामले माध्यमों में सामने आए हैं जो आपने पढ़े होंगे, मगर सोमवार की आधी रात नागपुर जोन 5 के डीसीपी नीलोत्पल ने बड़ी कार्रवाई कर 10 ट्रकों को रेत समेत जब्त किया है। इस कार्रवाई में करीब 1 करोड़ का माल जब्त किया गया है। मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पवन ठाकुर, विक्की बड़ेल, राहिल चौधरी, तकुल, वल्द, कदीर खान, शमीन अंसारी, शकील अहमद और अजय चौधरी, यह सभी ट्रक ड्राइवर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार ट्रक मालक और रेती घाटों के टेंडर धारक ठेकेदारों को भी आरोपी बनाया गया है। इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें ऐसा है कि हमारे जोन 5 सर जो है नीलोत्पल सर, इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कन्नन नदी का जो घाट है सिंगारदीप करके, वहाँ से चोरी छुपे रात के वक्त रेती की तस्करी की जाती है। ऐसी इंफॉर्मेशन होने की वजह से उन्होंने वहाँ पे छापा डालने के लिए हमारे जोन 5 के स्क्वाड जो है, हमारे एपीआई विजय बीसे सर और उनका स्टाफ और बाकी लोग जो है उनको वो कामगिरी में भेजा था। तो कल रात में सिंगारदेवी जो घाट है, वहाँ से दिन में वालू का उत्खनन होता है रेती का, और वो डम किया जाता है अपनी एरिया में, वहाँ से उनको परमिशन है। लेकिन रात के वक्त वो लोग चोरी छुपे ऐसा उत्खनन करते, ऐसी इन्फॉर्मेशन होने की वजह से हमारा स्टाफ वहाँ पे गया था। रात के 10:30 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक जब वो सर्चिंग कर रहे थे, उस टाइम कन्नन घाट की नदी से जो अवैध रेती का उत्खनन किया जाता है, उसमें कुछ ट्रक घाट से ऊपर आते वक्त देखे गए और वो चोरी छुपी जा रहे हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन की वजह से हमने वो चेक किया हमारे स्टाफ ने, तो हमें 7 गाड़ी मिली है जो चोरी छुपे रेती का उत्खनन करके लेके जा रहे थे। तो उन्होंने हमारे स्टाफ में उनको ताबे में लिया और पुलिस स्टेशन ला के उन पर कार्रवाई किया। उनमें हमने 7 ट्रक पकड़े हैं जिसमें बालू थी, और सब मिल के टोटल माल 1 करोड़ 28 लाख का है, वो हमने जब्त किया है। और उसमें 7 आरोपी को पकड़ा है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, और उनसे पूछताछ की जा रही है कि रात के वक्त वो इस तरह से किस वजह से रेती का उत्खनन करते हैं और इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में सही से जानकारी ले रहे हैं। जानकारी मिली है कि रेत तस्कर अक्सर रात के अंधेरे में ही रेती घाटों पर तस्करी करते थे, जिसकी गुप्त जानकारी डीसीपी नीलोत्पल को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का मन बना लिया और डीसीपी के नेतृत्व में अगली कार्रवाई नई कामठी थाने के पीआई विजय मालचे को सौंपी गई, जिन्होंने रात 10 बजे ही घाटों पर ट्रैप तैनात किया। और जैसे ही ट्रक रेत लेकर कामठी हाईवे पर आई तो पुलिस ने ट्रकों को रोक रेड मार दी। सभी ट्रक रेत से भरे पाए गए। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक समेत कई आरोपी बताए हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी शुरू है। जानकारी के अनुसार घाटों के ठेकेदार और ट्रक मालकों की साठ गांठ है, जिस कारण दिन रात जेसीपी द्वारा रेती घाटों का दोहन किया जा रहा है, जो रुकना जरूरी है। बहरहाल यह कार्रवाई भले ही बड़ी हो, मगर रेत माफिया बड़ा है।
जरूरत है पुलिस इन मामलों पर नजर रख लगातार इन पर कार्रवाई करे और जिन लोगों को रेत के टेंडर यानी घाट अलॉट किए गए हैं उन पर अगर आरोप साबित होते हैं तो उनके टेंडर निरस्त करने की कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी प्रकृति से खिलवाड़ न करे, नदी का प्राकृतिक स्थान बना रहे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ रितेश बोरकर और प्रकाश चुंकलवार, नागपुर। फिलहाल लॉकडाउन शुरू है, ऐसे में कई व्यापारिक संस्थान बंद हैं। कई लोगों पर भूखे मरने की नौबत आन पड़ी है। समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सलून व्यवसाय, जिसकी आज क्या स्थिति है यह जानने महाराष्ट्र टीवी 24 पहुंचा है महाराष्ट्र नाभिक एकता मंच सलून पार्लर एसोसिएशन के अध्यक्ष धनराज वेलुकर की तरफ, जिनसे बात कर समाज की स्थिति पर और सलून व्यवसाय पर लॉकडाउन का क्या असर हुआ है यह जानने की कोशिश की गई। फिलहाल लॉकडाउन शुरू है, ऐसे में जो नाभिक लोग हैं जो बाल काटने का काम करते हैं, बरसों से कर रहे हैं, उनकी परिस्थिति फिलहाल कैसी है और उनके हालत कैसे है, इस बारे में बात करने हम आज आए हैं विदर्भ प्रांत के अध्यक्ष धनराज वेलुकर की तरफ, जिनसे हम बात करेंगे इस पूरे मामले पर कि फिलहाल उनकी परिस्थिति किस तरह है। मुझे बताइए धनराज जी कि फिलहाल जो नाभिक समाज के जो लोग हैं जो बाल काटने का काम करते हैं, उनकी परिस्थिती अब कैसी है इस लॉकडाऊन में? गेल्या मागील लॉकडाऊनमध्ये जे शासनानं लॉकडाऊन लावलं होतं, त्या लॉकडाऊन लावण्याच्या आधी आम्ही 3 दिवसाआधी आम्ही आमचं बंदचं आव्हान पुकारलेलं होतं आणि त्यानंतर 3 दिवसानंतर शासनानं जे बंदचं आव्हान केलं त्याचं आम्ही परिपूर्ण त्यांच्या नियमाचं आम्ही पालनसुद्धा केलं। परंतु ज्या मागच्या लॉकडाऊनमध्ये शासनाला आम्ही काही मागण्या केल्या होत्या, जसं दुकान भाडे आहे, घर भाडे आहे आणि त्यांच्या परिवारासाठी छोटा पॅकेजची सुद्धा मागणी केलेली होती, परंतु राज्य शासनानं कुठलाही त्या पॅकेजकडे आणि त्या मागणीकडे लक्ष न देता दुर्लक्षच केलेलं आहे। आणि पुन्हा अजून त्यानंतर सर्व व्यवसाय सुरळीत झाले, परंतु सुरळीत झाल्यानंतरसुद्धा काही सलून जे व्यवसाय होते त्या व्यवसायावर जवळजवळ ते 30 ते 40% धंदा उपलब्ध होता। जसे 60% धंदा कमी झालेला होता, परंतु त्यानुसार थोडं व्यवस्थित येत होतं, परंतु त्यानंतर लगेचच राज्य शासनाने पुन्हा लॉकडाऊनची घोषणा केली आणि आता या 2 ते 2.5 महिन्यापासून संपूर्ण राज्यातील जे सलून व्यवसाय आहे हे पूर्णतः बंद आहे। परंतु राज्य शासनाला आमची अशी विनंती आहे की जे लॉकडाऊन लावलं होतं त्याला आमचं समर्थन आहे, आमचं त्या लॉकडाऊनला विरोध नाही, परंतु राज्य शासनानं अशावेळी या सलून व्यावसायिकाच्या जे विद्युत बिल आहे, त्यांचं दुकान भाडे आहे, घर भाडे आहे आणि त्यांच्या पोटापाण्याचा जो विषय आहे त्याकडे आधी लक्ष द्यायला पाहिजे होतं आणि थोडंसं त्यांच्या आधी व्यवस्था करायला पाहिजे होती, त्यानंतर राज्य शासनाने लॉकडाऊन लावायला पाहिजे होतं। आज अशी वेळ आलेली आहे की या लॉकडाऊनमध्ये महंगाईमुळे आणि या रोगराईमुळे परिस्थिती अशी झालेली आहे की त्यांना औषध पाण्यासाठी या सलून व्यावसायिक समाज बांधवावर आर्थिक परिस्थिती कोसळल्याने त्यांच्याकडे पैसे उपलब्ध नसल्यामुळे यामुळे त्यांच्या परिवारांना आत्महत्या करावा लागल्या आहे किंवा अशी पण परिस्थिती आली आहे का की ज्या लोकांना हे पूर्ण त्यांचे रोजगार डुबले आहे, त्यांचे दुकानं अनेक महिन्यापासून बंद आहे, तर त्यांना घर चालवणे आणि ह्या इतर अडचणी सुद्धा येत आहे, असे आपल्या काही याच्यामध्ये आले का? आपण अध्यक्ष आपल्याला माहिती? हो, असे आमच्या नाभिक समाजामध्ये असे बरेचसे सलून बांधव आमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेले आहे। या कोरोनामुळे महंगाईमुळे त्यांना अशी परिस्थिती आली की त्यांना जे मेडिसिन आहे, औषधी आहे, हे सुद्धा ते औषधी घेऊ शकले नाही कारण त्यांच्याकडे पैसा उपलब्ध नाही। त्यांना घर किराया भरायचा आहे, दुकानचे भाडं द्यायचं आहे, इलेक्ट्रिक बिल द्यायचं आहे आणि संपूर्ण व्यवसाय त्यांचे बंद आहे। तर हे यांच्याकडचा व्यवसाय बंद असल्यामुळे ते पैसा आणणार कुठून? आता सध्या कोरोना संक्रमण मोठ्या प्रमाणात झालं दुसऱ्या वेव्हमध्ये, तर अशा वेळेस किती टक्के असे लोक आहेत की जे कोरोना संक्रमित झाले आणि पैसा नसल्यामुळे उपचार घेऊ शकले नाही किंवा त्यांच्या घरच्या लोकांना उपचार देऊ शकले नाही?
मला तरी वाटतं की राज्यामध्ये जवळजवळ आमचा समाज 45 ते 50 लाख लोकसंख्या अशी आमच्या समाजाची आहे राज्यामध्ये. परंतु त्यामध्ये 15 ते 20% असे लोक आहे की जे कोरोनाने संक्रमित झाले आहेत आणि त्यामध्ये काही 5 ते 10% असे लोक आहे की त्यामध्ये त्यांना औषध पाणी घेण्याकरता त्यांच्याकडे पैसा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती कोसळून काही जणांना आत्महत्यासुद्धा करावं लागल्या आहे आणि काही जणांना औषध पाणी घेण्यासुद्धा पैसा उपलब्ध नाही. त्यामुळे काही समाज बांधवाचे प्राणसुद्धा गेलेले आहे या कोरोना काळात. आता मागचं एक 9 महिन्याचं जे लॉकडाऊन होतं आणि त्यानंतर आता हे जवळपास 1-1.5 महिन्याचं लॉकडाऊन आहे. अशा परिस्थितीमध्ये हे तुमच्या नाभिक समाजाचं जे लोक आहेत जे हे काम करतात केश करतानाचं, तर त्यांची परिस्थिती, आर्थिक परिस्थिती कशा प्रकारची राहिली आहे किंवा काय समाजामध्ये प्रॉब्लेम्स येत आहे, त्यांना कोणत्या प्रॉब्लेम्सला फेस करावं लागत आहे? मागील लॉकडाऊनमध्ये प्रत्येकाकडे थोडाफार पैसा होता आणि त्या पैशाच्या आधारावर तिथपर्यंत ते जगले, तिथपर्यंत त्यांनी ते सांभाळलेलं आपलं परिवाराचं जे आर्थिक होतं ते सांभाळलेलं आहे. परंतु आता पुन्हा जे लॉकडाऊन लागलेलं आहे आता जे परिस्थिती अशी आहे की ज्या परिवाराचे जे सांभाळ करायचं आहे, त्यांच्या औषध पाण्याचं जे हे करायचं आहे, किराया द्यायचा आहे, इलेक्ट्रिक बिल द्यायचे, त्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा नाही आहे. आज ते परिस्थितीने खूप कमजोर झालेले आहे. आज अशी परिस्थिती आहे की काय करावं ना काय नाही. अखेर आमच्या समाजातील काही सलून बांधव असे आहे की आता त्यांना दारोदारी जावं लागत आहे. हेअरकट करण्यासाठी जावं लागतं, ते बी गेल्यावर सुद्धा त्यांना रोजीरोटी मिळत नाही. अशी परिस्थिती आज समाजावर येऊन पडलेली आहे. परंतु राज्य सरकार कुठे लक्ष देत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये सरकारने काय उपाययोजना करायला पाहिजे किंवा या समाजाला इतर जे संघटना आहे, जसं बांधकाम काम जे आहे, मजूर आहे, त्यांना सुविधा देत आहे, शेतकऱ्यांना पैसे देतात, तर अशा वेळेस आपल्या समाजाच्या लोकांसाठी काही अशा स्कीम्स काढायला पाहिजे का किंवा त्यांना आर्थिक पाठबळ द्यायला पाहिजे? तुम्हाला काय वाटतं? आम्ही गेल्या काही दिवसापासून लॉकडाऊन काळाच्या सद्यस्थिती मागणीला तर आम्ही जोर धरलेला होता, आता बी धरून आहोत. परंतु त्या सद्यस्थितीची मागणी आम्ही कमीत कमी सलून व्यावसायिकासाठी आणि त्यासाठी 10,000 रुपये प्रति महिना तर आम्ही मागितला होताच, पण शासनाने दिलेलं नाही. परंतु कायमस्वरूपीसाठी आम्ही जे राज्य सरकारला जे आर्थिक महामंडळ मागतो आहे, त्या आर्थिक महामंडळामध्ये जे आमचं सलून व्यावसायिक आहे तो आर्थिक त्यांचं पाठबळ कसं दुरुस्त करता येईल त्यासाठी शासनाला आम्ही वेळोवेळी आर्थिक महामंडळसुद्धा मागत आहोत. परंतु शासन ह्या सर्व गोष्टीकडे लक्षच देत नाही. शासन अखेर दुर्लक्षच करत आहे. आता काही दिवसामध्ये जे आहे लॉकडाऊन उघडण्याची परिस्थिती येत आहे, तर अशा मागच्या लॉकडाऊन जे उघडलं होतं त्यानंतर अनेक दिवस असे होते की जे नाभिक संघटनाचे जे लोक आहे किंवा नाभिक समाजाचे जे लोक आहे ज्यांचं हे काम आहे त्यांच्या दुकानाला परमिशन नव्हती. तर आता या लॉकडाऊन उघडल्यानंतर आपल्या समाजाच्या जे लोक आहे त्यांना हे त्यांच्याविषयी काय विचार करायला पाहिजे सरकारने? दुकानाची परमिशन लगेच द्यायला पाहिजे, काय करायला पाहिजे उपाययोजना? नाही, राज्य सरकारने आता या महाराष्ट्रामध्ये या राज्यामध्ये आता सध्या जो लॉकडाऊन लावला गेलेलं होतं त्यावेळी ते परिस्थिती बिकट होती. परंतु आता परिस्थिती बरेच सुधारलेली आहे. थोडीफार पॉझिटिव्ह संख्या निघत आहे. परंतु आता येत्या 8-10 दिवसात अजून बी परिस्थिती चांगली सुधारू शकते. परंतु राज्य सरकारने आता जेव्हा 1 तारखेनंतर सर्व ओपन करणार आहे, या ओपनमध्ये राज्य सरकारने या सलून आणि ब्युटी पार्लर जो व्यवसाय आहे यांना परवाना द्यायला पाहिजे आणि यांना सुरळीत व्यवसाय करने की मुभा देण्यात यावी. फिलहाल लॉकडाउन शुरू है, मगर कुछ ही दिनों में जो है लॉकडाउन खुलने वाला है. ऐसी परिस्थिति में जो नाभिक समाज के जो लोग हैं जो ये काम करते हैं बाल काटने का, उनके व्यवसाय को, जो बिजनेस है उसको सरकार ने उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उन्हें भी परमिशन देनी चाहिए, ऐसे नाभिक संगठन का कहना है. कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर.
नागपुर महानगर पालिका ने शहर के तमाम प्राइवेट अस्पतालों को मार्च महीने से मई महीने तक भर्ती हुए सारे मरीजों का डेटा मांगा है, जिसके बाद अब निजी अस्पतालों ने इस पर आपत्ति जताई है। ऑरेंज सिटी अस्पताल के संचालक डॉक्टर अनूप मरार ने कहा कि नागपुर के निजी अस्पतालों ने दूसरी लहर में 3/4 मरीजों को ठीक किया। अस्पतालों को शाबाशी देने के बजाय उनको 25,000 मरीजों का डेटा मंगवाया जा रहा है। वहीं जिन अस्पतालों की क्षमता 50 बेड के ऊपर है, उन्हें हवा से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट लगाने को कहा गया है, जिसके लिए पूरा खर्चा अस्पताल को उठाना होगा। ऐसे में सरकार की तरफ से सब्सिडी की मांग भी निजी अस्पताल कर रहे हैं। देखिए कैसा है कि ये 1.5 साल से पूरे नागपुर में, अगर आज के तारीख में महाराष्ट्र स्टेट में नागपुर एक ऐसा पहला शहर है जहां सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज अगर अपन प्रोपोर्शनेटली देखे जाएं तो ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड, ये सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन वाइज महाराष्ट्र में नागपुर सिटी। इसमें से 3/4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से हुई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तरफ ने पूरे पेशेंट्स जितने अभी एडमिट हुए थे, ये चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, इसके 3/4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ही ट्रीट की है। पर अभी कुछ कारणों से दूसरी लहर के समय में भी जो भी बहुत सारे कुछ कंप्लेंट्स आए होंगे बिलिंग के रिलेटेड, उसमें वो मुद्दा उठा के कॉरपोरेशन ने सारे हॉस्पिटल्स के लोगों को 25,000 क्योंकि पेशेंट्स का डिटेल्स मंगाया है कि पूरे 25,000 की फाइल। हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कहना ये है कि जितने भी कंप्लेंट्स आए आप उसकी इंक्वायरी एज़ पर नॉर्म्स, एज़ पर लॉ करिए। गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ने ऑलरेडी एक डिसीजन दिया हुआ कि एक ग्रीवेंस कमेटी बनी है, जिसमें चाहे वो बिलिंग रिलेटेड, हॉस्पिटल रिलेटेड, अनपेड या पेड बेस्ड, इसके लिए हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई है। तो ग्रीवेंस कमेटी के सामने ये पुटअप हो जाना चाहिए जो भी है। चूँकि हमारा कहना है कि आप कुछ लोगों की इंक्वायरी करने के बजाय आप पूरे समय, अभी अपन क्या कर रहे हैं कि अपने को तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए थी, उसके बावजूद अभी अपन पूरे 25,000 का डाटा का एनालिसिस करने के बजाय हम सब लोगों ने तीसरी लहर में करना। दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि आपने 31 अगस्त 80% 20% का एक रेट कैपिंग का रूल है, 31 अगस्त 2020 का रेट है। इसका मुद्दा लेके विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन ऑलरेडी कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है। वो मुद्दा अलग है कि वो क्या, पर जब तक उस पर कोई डिसीजन नहीं आता कोविड के कैपिंग के रिलेटेड, तब तक सारे हॉस्पिटल 80-20 पे फोर्सफुली काम कर रहे थे। इसमें ऐसा हुआ कि 31 अगस्त को आपने जो रेट लगाए हैं, तो उस समय के जो खर्चे का अनुमान आपने लगाया होगा, कोई कमेटी ने डाला होगा कि अगर ये 4,000, 7,500, 9,000 का स्लैब है तो कुछ अनुमान से काम किया होगा। अगर वही अनुमान और वो एक्सपेंसेस उस समय फ्रीज हो जाने चाहिए आइडियली, अगर ऐसा रहा तो। क्योंकि आने वाले दिनों में अगस्त 2020 से लेके अभी अगर आज हम बोलेंगे तो आपको मैं बता दूं कि ऑक्सीजन जो चीज़ 12 से 17 रुपये क्यूबिक मीटर से मिलता था वो 30 से 35 रुपये हो गया। दूसरा, बायोमेडिकल जो कचरा वेस्ट डिस्पोजल रहता था, यहाँ पे उसके 15 से 17,000 रुपये महीने का रेट था, वो आज के तारीख में 2.25-2 लाख रुपए का रेट बिल होने लग गया। पीपी किट का खर्चा ले जाने के लिए वेस्ट डिस्पोजल का बड़ा होगा, बराबर है, पर इस खर्चे को पेशेंट से ना लेने का भी हमारे ऊपर फरमान दिया हुआ है कि आप कैप्ड रेट्स में ही उसको काम करेंगे। तीसरा, एनएमसी का जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, लाइसेंस रिन्यूअल, हॉस्पिटल रिन्यूअल का फ़ीस, जो कि कुछ 10 से 15,000 रहता था, वो सीधा 1.5 लाख पे आ गया। तो ये सब जो चार्जेस आप ये कर रहे हैं, और जो कोविड मिटिगेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पे कि कोविड के ऊपर कारण ऑक्सीजन लाने के लिए ऑक्सीजन सप्लायर्स को वहाँ से लाना पड़ा, दूर दराज से लाना पड़ा, उसके लिए उसका जो खर्चा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पे करने को लगाया जा रहा है, जबकि उसका चार्जेस हम पेशेंट से रिकवर भी नहीं कर सकते। तो इसका खर्चा कहाँ से निकले आएगा, इसका कंपनसेशन, ये सब जो चीज़ें कंपनसेशन ये सरकार की तरफ से होनी चाहिए। सरकार ने ये जो खर्चा हुआ ये सरकार एब्जॉर्ब करनी चाहिए। ये हमारा उनसे हमने उनको बोल के अपील की है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर ना डाला जाए। साथ में हर रोज़ एक ऑडिटर बैठा रहता है यहाँ पे, तो ऑडिटर बैठा है, वो अपना डाटा कलेक्ट करे, डाटा एनालाइज करे, अपने हायर अथॉरिटीज़ को दे और एनालाइज ये करे। उसके पर्याय क्या होता है कि अभी आप बोलेंगे पूरा फॉर्मेट भर के भरिए, डिटेल्स भरिए, तो डॉक्टर क्लरिकल ड्यूटी पे लग गए अभी, जबकि तीसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल सब लोग क्लरिकल ड्यूटी पे कर रहे हैं। तो इसके ये इशू को लेके अभी हम लोगों ने विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसीलिए अथॉरिटीज़ के सामने ये प्रकट किया कि आप लोग के पास जो भी मुद्दा कंप्लेंट होगा वो ग्रीवेंस कमेटी, जो हाई कोर्ट ने ग्रीवेंस कमेटी, उनके सामने इशू रेज किया जाए, सो दैट कि एक लॉ के हिसाब से एक जस्टिस मिले। ये हमारा 20-30 नहीं,
हॉस्पिटल में अगर 100 बेड है तो 80 बेड सरकार ने कोविड के लिए ब्लॉक करके रखा था। 20 नॉन कोविड के 80, तो उन्होंने इस पे 80% बेड, अगर ये 80% बेड हमने कोविड के लिए अगर ब्लॉक करके भी रखा है तो इस पे हमको ये मालूम ही नहीं था कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी आपको पुराने इसमें से इफेक्ट से आपको ऑक्सीजन के चार्जेस भी भरने पड़ेंगे, बायोमेडिकल कचरा जो पीपी किट वगैरह जो भी कोविड के लिए निकला इसका भी खर्चा हमको भरना पड़ेगा, एनएमसी का रिन्यूअल एकदम से 110 टाइम्स बढ़ेगा, इसका भी पैसा हमको भरना पड़ेगा। ये तो हमको अगस्त में हमको बताया नहीं था। अगस्त में जब ये जीआर निकला 80-20 का, जिसके लिए हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं, वो मैटर रहने के बावजूद यहाँ तक अब लोगों ने काम किया और उसके ऑडिटर यहाँ बैठा हुआ है, ऑडिट कर रहा है कि वो चेक कर रहा है। उसके बाद में अभी जिस तरीके से ये सारे डॉक्टर्स और सारे हॉस्पिटल्स के ऊपर एनएमसी प्रेशर डाल के इस तरीके से फॉर्मेटिंग, डिटेल्स का डाटा कलेक्शन भरना, तो सारे लोग फिलहाल के पीरियड में ये जो इस अंतराल में या तो वो हॉस्पिटल के हेल्थ केयर वर्कर्स को कि भैया आपने अच्छा काम किया, आपने 3/4 नागपुर के पेशेंट्स यानी करीब 25,000 पेशेंट्स को नागपुर में ट्रीट किया प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने, तो 1-2 शब्द अच्छे से बोल के और जो लोगों के कुछ कंप्लेंट्स आई है उसके ऊपर आपने लॉ के हिसाब से आप इंक्वायरी करिए, यही हमारा उनसे अनुरोध है। बाकी तो कोई कंप्लेंट नहीं हमको। नहीं, उनका कहना है कि आप लोगों ने सबने वो डिटेल्स देना ही चाहिए, वो डिटेल्स आपको अनिवार्य बनता है। नहीं, वो तो अभी हमको इस दूसरी लहर जो चालू हुई मार्च से लेके अभी तक मांग रहे हैं। अभी आपको बताया कि बीच में उन्होंने ऑर्डर निकाला कि आपको 50 बेड के हॉस्पिटल एंड अबव, इन लोगों ने अभी ऑक्सीजन की जब कमी हुई तो आप लोगों ने 1 महीने के अंदर अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगा दे। आप लोगों ने अपना सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, खुद आत्मनिर्भर रहना चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट लगा। ऑक्सीजन प्लांट अगर मेरे जैसे हॉस्पिटल को लगाना है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए लगाने का है, और ऑक्सीजन के चार्जेस आप पेशेंट से ले भी नहीं सकते। इस प्लांट का खर्चा, इसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कहाँ से आएगा? तो ये सब जो है कुछ सोच समझ के अगर कोई हॉस्पिटल को आप बोल रहे हैं तो उसको कोई ना कोई तो सब्सिडी, कोई ना कोई हेल्प सरकार के तरफ से हमारी अपेक्षित है। ये बहुत सारे ये 4-5 पॉइंट है जिसके मुद्दे को लेके हम लोगों ने अथॉरिटीज़ को अनुरोध किया हुआ है। ये हमारी अभी अपेक्षा नहीं थी, ये हमारी अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हमको लग रहा था कि हमको सरकारी अथॉरिटीज़ की तरफ से हमें शाबाशी तो भी मिलेगी कि हमने अच्छा किया, पेपर में अभी आएगा कि अच्छा इस बार नागपुर में प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नागपुर ही ऐसा पहला शहर है जहाँ प्रोपोर्शन वाइज, पॉपुलेशन वाइज बॉम्बे से छोड़ के नागपुर एक पहला शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजनेटेड बेड तैयारी थी, जिसमें 3/4 यहाँ कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स नहीं थे, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जीएमसी, आईजीएमसी और एम्स का था। अगर वो उस प्रोपोर्शन में शाबाशी मिलना तो दूर, अभी तो हमको लग रहा है कि हमारे ऊपर पनिशमेंट की जा रही है और इस तरीके का डाटा कलेक्शन और ये करके विच हंटिंग हो रहा है, ऐसा हमारे को लग रहा था। सरकार कोरोना की तीसरी वेव की तैयारी में लगी है, मगर उसके पहले म्यूकरमाइकोसिस ने राज्य में फैलाव शुरू कर दिया है। नागपुर में भी बड़े पैमाने पर सफ़ेद और काले फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है, कोरोना के मरीजों को ही क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए महाराष्ट्र टीवी 24 ने बात की है ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अनूप कुमार मरार से। जैसे पूरे देश में कोरोना वायरस के कारण कई लोगों की मौत हो गई, उसके बाद में जैसे पूरे देश में ब्लैक एंड वाइट फंगस के कारण कई लोगों की मौत हो रही है। आज जो डॉक्टर के साथ हम बैठे हैं उन्हीं हॉस्पिटल में आज कई ब्लैक फंगस के कई पेशेंट एडमिट हुए। पूछते ये फंगस है क्या चीज़? डॉक्टर साहब ये बताइए, ब्लैक एंड वाइट जो फंगस का भी चल रहा है, पहले ब्लैक एंड आया था, अभी वाइट आया, कई लोगों में ये चर्चा चल रही है ब्लैक एंड वाइट जो फंगस है ये कोरोना पेशेंट को ही ज़्यादा हो रहा है। देखिए, बेसिकली ये म्यूकर फंगस है। ये म्यूकर जो फंगस है ये इस सारे अपने वातावरण में फैला हुआ है, पहले से था। आपको खेती में जाओ वहाँ मिलेगा, सब जगह पे ये म्यूकर है। म्यूकर ये बीमारी यूजुअली जो है अभी कोरोना के जो पेशेंट्स है जो ठीक होके निकले हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिखे। इतने इस तरीके से जो प्रकट रूप से जो अभी दिख रहा है जो म्यूकर का पेशेंट्स में पोस्ट कोविड में, उससे ये ज़रूर ये माना जाता है कि ये पोस्ट कोविड, क्योंकि 2-3 जो इशू है कि ये स्टेरॉइड्स के कारण है, दूसरा ये बोलते हैं शुगर के कारण है, तीसरा बोलते हैं ये ऑक्सीजन के कारण है। तो ये एक मैं तथ्य दूर करना चाहता हूँ कि ये पहला जो बोलते हैं शुगर के कारण है। तो लोग जितने आज तक इतने सारे डायबिटिक रहे, इतने सारे लोगों को 500-600 के साथ शुगर के साथ है, उनको तो हमने म्यूकर नहीं देखा।
दूसरा स्टेरॉइड्स, ये स्टेरॉइड्स रूमेटोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में रूटीन में ट्रीटमेंट में लोगों को दिए जाते थे, जिसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कैंसर के लिए भी देते जाते। कभी म्यूकर दिखा नहीं दिखा। तीसरा ऑक्सीजन थेरेपी आप बोलते हैं देते थे। अब पहले भी पेशेंट्स क्रिटिकल केयर यूनिट में ऑक्सीजन में वही ऑक्सीजन में चलते थे, पर उनमें भी आज तक म्यूकर नहीं दिखा। अब ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं जो लोग होम आइसोलेशन में गए, वो तो ऑक्सीजन कभी लगाए भी नहीं, वो पोस्ट कोविड थे। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि हमको कोविड हुआ भी था, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक में चले गए, उनको भी म्यूकर हुआ है। तो इसमें ये ज़रूर है कि ये कोविड पेशेंट्स जिन लोगों को स्टेरॉइड्स दिया गया उनमें ये ज़रूर है कि ये म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन दिख रहा है। ब्लैक एंड वाइट फंगस, दोनों भी, ब्लैक और वाइट दोनों भी है। शुरुआत में आप म्यूकर का देखेंगे, जो लोग ENT सर्जन है वो बताएंगे कि वो पहले वाइट पैच करके दिखता है, फिर वो ग्रेइश होते होते उसके बाद में वो ब्लैक होता है। नेक्रोसिस, तो लोग अभी ये बोलते हैं कि नेक्रोसिस ये जो सड़ जाने के बाद जो रहता है वो ब्लैक पोर्शन उस फंगस ग्रो होके पूरा आपका मैक्सिला से लेके आँख खाते हुए वो ब्रेन तक पहुँचता है। बहुत फास्ट ग्रोइंग है। डर वही है सबको, फंगस जो है इन्फेक्शन बहुत पहले भी था, बहुत लोगों को फंगल इन्फेक्शन होते रहते। आप स्किन वालों से पूछेंगे, सबको पूछेंगे, ये माइल्ड वेराइटी, ये बहुत फेटल हो रहा है, यानी बहुत फास्ट स्प्रेडिंग हो रहा है। लोगों के पास एक दिन में साइनस में दिखता तो अगले दिन तक ब्रेन तक पहुंचता है। उसके कारण लोगों के मैक्सिला जा रही है, आंखें जा रही है, और ये अगर ब्रेन में टच कर गया तो सीरियस भी हो रहा है। तो और ये इवॉल्व फेसिंग में है, यानी आप बोल रहे हैं कि आप देखेंगे शुरुआत में अपन सितंबर, जब अपन अगस्त सितंबर जब कोविड का 2020 में था, उससे आज के तारीख में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में चेंजेस आए हैं। लोगों ने सीखा है, मेडिकल साइंस इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग, डायनामिक रहता है। तो वैसे ही ये म्यूकर का भी ट्रीटमेंट इवॉल्विंग रहेगा, क्योंकि अभी एक लोगों को जिस तरीके से जो लिटरेचर था वो हिसाब से अभी दे रहे हैं। आने वाले दिन बताएगा कि उसमें की जो मॉर्टेलिटी फेटेलिटी, अभी हमारे यहाँ 45 पेशेंट एडमिटेड हैं, तो उसमें एक बार एक साइड का ट्रीटमेंट करके गया, पूरी एम्फोटेरिसिन बी का पूरा कोर्स हो गया, 14 दिन के बाद घर चला गया। ये पेशेंट वापस आता है दूसरे साइड में लेके, जबकि तो उसको तो पूरा एंटीफंगल का कोर्स हो चुका है। तो ये सब बाद में ज़रूर स्टडी की जाएगी। ये सब स्टडी के विषय ICMR की तरफ से इसके ऊपर ज़रूर इसके चेंजेस आते रहेंगे कि ये क्या आने वाली बीमारी और इसका इलाज और इसके प्रिवेंटिव मोडालिटी। डॉक्टर ये बताइए, जैसे कोरोना वायरस जो था पूरा चाइना से के कारण आया पूरे देश में, लेकिन ये ब्लैक और वाइट फंगस जो है वो कहाँ से आया? ब्लैक एंड वाइट फंगस आप जो बोल रहे हैं, ये म्यूकरमाइकोसिस, मैंने जैसा बताया, ये अपने वातावरण में पहले ही था, ये पहले से है, अभी भी स्पोर्स फैला हुआ है। ये सिर्फ इन पेशेंट्स को जो पोस्ट कोविड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जो स्टेरॉइड्स हैं, इन लोगों को ही ये अफेक्ट कर रहा है, ये जो दिख रहा है अभी। क्योंकि नहीं तो ये सब लोगों को, जैसे सारे डायबिटीज़ को नहीं हो रहा है, वैसी तरीके से ये अभी अपने वातावरण में पहले भी था, अभी भी है। लेकिन डॉक्टर जी, जब से ये कोरोना के पेशेंट बढ़े हैं, उसके बाद से देखा जा रहा है कि ये कोरोना के ही पेशेंटों को ये वायरस हो रहा है, लेकिन इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये कोरोना के पेशेंट को ही हो रहा है, अदर्स पेशेंट को नहीं हो रहा? क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट पहले भी रह चुके हैं, पहले भी कई बीमारी हुई, उन लोगों को इस तरीके का फंगस नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये फंगस का जो है, जिस तरीके से एकदम से हर जगह में फंगस के पेशेंट बढ़ रहे हैं, आपके हॉस्पिटल में फंगस के पेशेंट है, लेकिन कोरोना के बाद ही ये फंगस के पेशेंट एकदम से कैसे बढ़े? क्योंकि फंगस तो पहले से था, आपका कहना है? आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल वाजिब है। ये तो बेसिकली एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जो इसको राइट आंसर देगा। कोविड के ही जो पेशेंट्स जो ट्रीट होके गए हैं, उनको अगर समझो स्टेरॉइड्स मिला है, उनको जिंक मिला है, इनका अभी जो धीरे धीरे आने वाले समय में ये मालूम चलेगा कि ये इसमें जो थ्रोम्बोसिस हो रहा है या एक्सेसिव आयरन है, फेरेटिन लेवल बढ़े हुए हैं, या जिंक ज़्यादा मिला हुआ है और उसके साथ में उसको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन मिला हुआ है, और साथ ओवर एंड अबव स्टेरॉइड्स दिए हुए हैं। क्या ये चीज़ें, जैसा मैंने आपको बताया, ये सब अभी हाइपोथेसिस रहने वाला है कि क्या कॉज आया इसका, ये आने वाली चीज़। बट ये सब कारण के पूरे मिल के म्यूकर को एक मीडिया मिलता है। मैंने जैसा बताया, म्यूकर हवा में फैला हुआ है, उसको एक प्रॉपर उसको ग्रो करने के लिए एक मीडिया जो है, ये पोस्ट कोविड पेशेंट्स में दिख रहा है। कई लोगों का ये कहना है कि ये ऑक्सीजन के कारण फंगस हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट जो
डायबिटीज़ के है या टीबी के पेशेंट है, यानी किसी न किसी को कोई जो कोरोना हुआ है, कोई ना कोई बीमारी से अगर है, उन्हीं लोगों को ज़्यादा हो रहा है। और उनमें भी ये कहा जा रहा है अभी कई लोगों का ये ऑक्सीजन के कारण है, क्योंकि ऑक्सीजन ये जो इंडस्ट्रियल में लगते थे वो ऑक्सीजन भी इस बार पेशेंटों को में यूज़ किया गया है। कि ऐसे लोग ये भी बातें चल रही है। ये जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है। एक, क्योंकि ऑक्सीजन जो यूज़ हो रहा था ये पहले भी यूज़ होता था, कभी ऐसा पेशेंट्स को म्यूकर आया नहीं। दूसरा, जो इंडस्ट्रियल के बारे में आप बोल रहे हैं, सारे मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ही पेशेंट्स को आज तक सप्लाई किए गए। लोगों को ये ज़रूर धारणा है कि ऑक्सीजन जो इंडस्ट्री के आए हुए सिलेंडर्स उसमें डाल के मेडिकल ग्रेड के कारण हुआ है क्या, तो वो भी नहीं। क्योंकि जो भी कोई भी जो अथॉरिटी है उसके अंडर में जो सिलेंडर्स की जो कंसिस्टेंसी यूज़ करते हैं उसको टेस्ट और सर्टिफाई करने के बाद में इंडस्ट्री में ऑक्सीजन जो रहता है वो 95 के नीचे परसेंटेज रहता है। मेडिकल ग्रेड की प्योरिटी वाला ऑक्सीजन 99% के ऊपर रहता है। तो जो सारे पेशेंट, नहीं तो जो पेशेंट को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लगता था वो पेशेंट जिंदा ही नहीं रहता था कोविड के टाइम में। तो ये बेसिकली धारणा गलत है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ही सब पेशेंट्स को मिला है। दूसरा, आप जो कोविड से ये म्यूकर से रिलेटेड की ऑक्सीजन का कारण है, ये इसके लिए मैं आपको जैसे एग्जांपल्स बताया कि जो पेशेंट घर में थे, जो होम आइसोलेशन में थे, जिन्होंने कोविड ट्रीट हो गए, उनको स्टेरॉइड भी मिला, वो पेशेंट्स को भी म्यूकर आया। उन्होंने तो कभी ऑक्सीजन लगाया ही नहीं। पर 38 साल के लड़के, 30 साल के, इनको तो ऑक्सीजन मिला ही नहीं, फिर भी वो म्यूकर माइकोसिस उनमें दिख रहा है। सर, इसकी तैयारी क्या है? क्योंकि अभी 3rd स्टेज की तैयारी चल रही थी कि बच्चों पे आने वाला है कोरोना, लेकिन वो कोरोना 3rd स्टेज आने के पहले ही ये ब्लैक एंड वाइट फंगस आ गया है। तो इसकी तैयारी अभी क्या है? अभी जो कर रहे हैं, जैसे अभी सरकारी मशीनरी भी कर रही है और हम भी कर रहे हैं, हम बेसिकली पेशेंट्स लोगों को अवेयरनेस करना है। सो सारे जितने पोस्ट कोविड पेशेंट्स घर गए हैं उन सारे पेशेंट्स को ये ज़रूर बताया जा रहा है कि आप हर हफ्ते पोस्ट कोविड फॉलोअप के लिए एक कि ईएनटी सर्जन को ज़रूर दिखाएं। क्योंकि पहला पिकअप नेज़ल में अगर दिख गया तो बहुत इजी है उसको निकालना, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। तो वो पहला, तो इसीलिए हर वीक में जब आएंगे तो आप अपने ओपीडी में एक फिजिशियन को दिखाते हैं, तो साथ में एक ईएनटी सर्जन को ज़रूर दिखा के एंडोस्कोपी के लिए चेक करें। सेकेंड, कि आप अपना नेज़ल वॉश करेंगे, सलाइन नेज़ल वॉश सबको बताया जा रहा है वो करना। आपको थोड़ा भी दांत का दर्द है, फेशियल स्वेलिंग दिखा, आँख में सूजन दिखी, हेडेक हो रहा है, आप इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाइए। चौथा, आप मास्क जो यूज़ करते हैं वो मास्क बहुत बार लोग बिना धोए यूज़ कर रहे हैं। वो मास्क आप फ्रेश, रोज़ धुला हुआ मास्क हर रोज़ अल्टरनेटली धो के आपने यूज़ करना चाहिए। इतनी उन्होंने प्रिकॉशन भी लिया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। अगर आपने टाइम पे आप पहुंच गए हॉस्पिटल तो ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। जब तक आप आँख में सूजन दिखती है तब तक पहुंचते हैं, तब डर रहता है, क्योंकि तो उस समय तक ब्रेन में पहुंचने का डर ये है। सर, इसकी मेडिसिन क्या है? अभी जिस तरीके से लोगों के पास एकदम से नई बीमारी आ गई है, वायरस आ गया है, तो लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मेडिसिन क्या लगेगी। कई कंप्लेंट भी ऐसी आया है कि भाई इसकी मेडिसिन अभी मिली नहीं है, कि डॉक्टर के पास है नहीं है, जिसके कारण कई लोगों की मौत भी हो गई है। इसके लिए बेसिकली एम्फोटेरिसिन बी नाम का एक मॉलिक्यूल है, ये जो फंगस के लिए जो है, इसमें उसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। उसमें लाइपोसोमल भी आता है, उसमें लिपिड इमल्शन वाला भी आता है, कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन भी आता है, और साथ में ओरल एंटी फंगल एजेंट्स दूसरे भी हैं। एम्फोटेरिसिन भी इस पर रिएक्ट करता है इसमें, और उसका 14 दिन का कोर्स रहता है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से ये पहले, जैसा मैंने आपको बताया, जब तो ये बीमारी नहीं थी, कम थी, तो उसके लिए उसके हिसाब से कंपनियों भी प्रोडक्शन कम ही रखती थी। एम्फोटेरिसिन भी बहुत कम जगह लोगों में एंटी फंगल में यूज़ होता था। अभी सडनली सारे हॉस्पिटल्स में अगर इस तरीके से एकदम से एक महामारी के तौर पे म्यूकरमाइकोसिस आएगा तो कंपनीज को भी प्रोडक्शन करने के लिए टाइम भी लगने वाला है। तब तक ये 14 डेज़ का जो कोर्स है इसके लिए ज़रूर स्कैर्सिटी हो रही है, ये मुश्किल आ रही है। अभी जो ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम में आ रहा है क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी की अवेलेबिलिटी मिल नहीं रहा है। अभी सरकार ने उसको रेगुलेट कर दिया है और अभी एक रेगुलेटेड तौर पे सारे स्टॉकिस्ट के थ्रू, वो गवर्नमेंट के कोटे के थ्रू पेशेंट वाइज राशन मिलेगा, उसके हिसाब से हमको उनको अलॉट करना पड़ेगा। उसमें यह हो सकता है कि कंप्लीट कोर्स नहीं मिले लोगों को, बट जो है वो सबको बांट के करने की यही एक पर्याय बचता है। इसमें जो आप
ये वायरस के कारण कुछ लोगों की आंखें चली गई, स्किन काटना पड़ा है और कई लोगों की मौत भी। लेकिन ये ज़्यादातर देखा गया ये डायबिटीज़ वालों को ज़्यादा हो रहा है। डायबिटीज़ नहीं, ये बेसिकली शुगर जिनके बड़े हैं। जैसे देखिए कोविड के समय अपन स्टेरॉइड्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देने से शुगर बढ़ता है शरीर में, और जो इसमें जरूर सिर्फ शुगर बढ़ने के कारण नहीं हो रहा है ये जो बेसिकली म्यूकर जैसा मैंने बताया, क्योंकि जो नॉर्मल नॉन कोविड जो डायबिटिक है उनमें नहीं दिख रहा है। ये कोविड के स्टेरॉइड्स देने के बाद में लोगों को जो शुगर बढ़े हैं उन पेशेंट्स में ज़रूर दिख रहा है। उसमें लोगों की अगर मैक्सिला में लोग अगर समझ लो आपके मैक्सिला साइनस पे चला गया तो पूरा मैक्सिला हटाना पड़ता है, आँख पे चढ़ गया तो आँख हटाना पड़ता है, यही एक पर्याय बचता है। तो इसीलिए हमारा कहना यह है कि जिस तरीके से सबसे पहले नाक में आपको थोड़ा भी ऑब्स्ट्रक्शन दिखे लगे, आप इमीडिएट या थोड़ा दांत में दर्द हो, आप इमीडिएटली नियरेस्ट ENT सर्जन के पास जाएं। और हर हफ्ते पेशेंट आप कोविड होके घर में गए ठीक हो गए ये धारणा न रखते हुए हर हफ्ते आप आके एक ENT सर्जन से एंडोस्कोपली अपना नाक चेक करा लें। सर ये वायरस जो है ब्लैक एंड वाइट ये कैसे है, यानी एक में से जैसे अभी कोरोना का है छींकने से हो जाता है, तो ये वायरस किस तरीके से बढ़ रहा है? ये वायरस नहीं, फिर से मैं बोलता हूँ फंगस है। ये फंगस ऐसा छू से खांसने से बढ़ेगा नहीं, फैलता नहीं। तो इसीलिए आप देखेंगे इस पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में नहीं रखा जाता, या नॉर्मल वार्ड्स में इन लोग पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं। सिस्टर्स लोग भी नॉर्मली उसको हैंडल करते हैं। उसको वो पेशेंट्स को ये इसके कारण ये यहाँ से छींक से निकल के दूसरे को इन्फेक्ट करेगा। म्यूकरमाइकोसिस वैसी बीमारी नहीं है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि ऑक्सीजन कई दिनों तक लगाने के कारण भी लोगों को फंगस हो रहा है। नहीं, ऑक्सीजन एक सोर्स हो सकता होगा कि ऑक्सीजन उसके कारण उसके नाक ड्राई होता होगा, म्यूकोसा इरोड हो जाते होंगे, उसके कारण ज़रूर होगा। लोगों को ऐसी भी धारणा है कि ह्यूमिडिफायर में पानी ना बदलने के कारण हुआ। तो मेरा वही कहना है कि इससे पहले भी सारे क्रिटिकल केयर सारे हॉस्पिटल्स में वही ऑक्सीजन वही यूज़ हो रहा था, पर उनमें कभी म्यूकर नहीं दिखा। तो और ना सारे जो पेशेंट्स इसमें एडमिटेड हैं उनमें बहुत लोग जो एडमिट हुए हैं उनको तो कभी ऑक्सीजन मिली भी नहीं, फिर भी उनमें म्यूकर दिख रहा है। तो इसका कुछ ना कुछ इसका आने वाले दिनों में इसकी स्टडी ये ज़रूर बताएगी, क्योंकि अभी इसके एनालिसिस हो ही रही है, इसकी स्टडी ग्रुप हो रही है, इसके पीछे में काफ़ी साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं और मालूम चलेगा कि ये किस किस कारणों के वजह से, जैसा मैंने बताया जिंक, फेरिटिन, थ्रोम्बोसिस, शुगर, ये स्टेरॉइड्स, पोस्ट कोविड भी हो सकता है। ये सब कुछ ना कुछ मिक्स होके उसको एक फंगस को ग्रो करने के लिए कल्चर मीडिया मिल रहा है। सर अब आपके हॉस्पिटल में अभी जो लोग एडमिट हुए उनमें आपने क्या किया, उनका ट्रीटमेंट किए किस तरीके से? कई लोगों का कहना है कि उनका फिर लेज़र के माध्यम से भी निकाला जा रहा है, फिर उसका टेस्ट किया जा रहा है, उसके टेस्ट के लिए उनको यहाँ से टेस्ट नागपुर में नहीं हो रही तो उसको बाहर भेजा रहा है, ऐसा है? नहीं, देखिए क्या है, इनको जो हमारे ENT सर्जन्स हैं डॉक्टर नंदू कोलवाड़कर, समीर सौदी, सिद्धार्थ साहू जी, ये बेसिकली ENT सर्जन्स लोग एंडोस्कोपी के चेक करते हैं, उसकी बायोप्सी लेते हैं, उसका QH ये टेस्ट करते हैं, वो अलग है कि कन्फर्मेशन। पर उनको पहले उसमें उनके फर्स्ट विजुअल में उनको समझता है ये फंगस है, और सबसे पहले वो निकालने की प्रक्रिया में रहते हैं। डिब्राइडमेंट यानी आपको उसमें से अंदर से एंडोस्कोपिकली सर्जरी करते हैं और पूरा अंदर का जितना उसमें से का मलबा है वो बाहर निकालते हैं, और उसके बाद वो देखते हैं कि अगर वो हड्डी को खा के ऊपर भी चला गया तो उस इथमॉइड, मैक्सिलरी, कभी आइज़, फिर उसके बाद ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन्स का डोमेन आता है। तो ये मल्टी स्पेशलिटी है। ENT सर्जन्स का हो गया, फिर आँख में आया तो आँख वाले रूटीन आँख वाले ने ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन्स आई का इन्यूक्लिएशन एविनेशन करते हैं। फिर न्यूरो सर्जन्स का आता है, अगर वो ब्रेन में गया। कभी कभी ये फंगस छाती में भी जाता है क्योंकि आपके अंदर से फैल के वो लंग्स में भी फैलेगा। इसके लिए पोस्ट सर्जरी इसका 2 ही इलाज है, एक सर्जिकल हटाना यानी जितना फंगस शरीर से निकाल सकते निकाल दिया, दूसरा फॉलोड बाय मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें फिजिशियन का रोल आता है कि जिसमें वो मेडिकली मैनेज करके एंटी फंगल एजेंट्स दिया जाए। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने ये ब्लैक एंड वाइट फंगस जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके कारण भी बताए, ये जिस तरीके लोगों में एक धारणा थी कि ये ऑक्सीजन के कारण बढ़ रहा है और भी बहुत सारे कारण बता रहे थे जैसे चर्चा चल रही है, लेकिन ये फंगस जो है ये पहले से भी अपने इंडिया में था, लेकिन इसके फंगस कोई देश से बाहर देश से नहीं आई है, अपने इंडिया में पहले से था, लेकिन उसके रूप अलग है। नागपुर से
न्यूज़ 1 इंडिया के लिए रितेश बोरकर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।